In today's class, we are going to understand that who are executors and administrators and how bank need to deal with these two type of बोल सकते हैं people. They can be in the joint way also. तो मतलब individually और jointly हम इनके साथ कैसे डील कर सकता है कोई बैंक, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था आप लोगों को। एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है वो बेसिकली किसी पर्सन के डेथ होने के बाद का है, ठीक है। सो एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स वो होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है कि बेसिकली कोई भी पर्सन जिसकी डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की ड्यूटीज लगभग सिमिलर है, बट अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो दोनों के केस में अलग अलग है। कैसे? जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? बेसिकली वो विल, जो आपका टेस्टेटर कौन होता है, जिसने वसीयत बनवाया हो, ठीक है। अगर मान लो जो जिसकी डेथ हो गई उस पर्सन ने पहले से ही वसीयत बनाया हो और उसने उसमें साफ साफ मेंशन किया हो कि आफ्टर माय डेथ ये जो पर्सन है ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी को बेसिकली संभालेगा, मेरे अकाउंट्स को हैंडल करेगा, तो उस पर्सन को हम कहेंगे एग्जीक्यूटर। उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर। बट वही अगर मान लो उस वसीयत में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है या फिर वसीयत बनाया भी नहीं गया है, तो कई बार ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है, अपनी तरफ से किसी पर्सन को अपॉइंट करती है डिसीज्ड पर्सन के अकाउंट को हैंडल करने के लिए। उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा अपॉइंट करने के टाइम पे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन प्रोवाइड करेगा? कोर्ट प्रोवाइड करेगा। और जो एग्जीक्यूटर्स हैं जिनका नाम कहां पर मेंशन है? आपके विल में मेंशन है। ऐसे जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनको बेसिकली अकाउंट हैंडल करने से पहले, बैंक अकाउंट ओपन कराना, मैनेज करना, कुछ भी करवाने से पहले क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? बेसिकली प्रोबेट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेट? प्रोबेट का मतलब होता है जिस भी पर्सन की डेथ हुई है उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली आपको कहां से मिलेगा? कोर्ट से मिलेगा। और वो विल जो इसकी कॉपी है जहां पर एग्जीक्यूटर की तरह उसको अपॉइंट किया गया है, वो दोनों पेपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर वो बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो। आई बात समझ में? यहां तक एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, क्लियर हो गया? अब कंडीशंस क्या क्या है, मतलब बैंकर्स को कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर इफ दे आर डीलिंग विद एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अगर वो एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डील करते हैं तो उनको कौन कौन से प्रिकॉशंस बैंक को लेने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला शॉर्ट में पॉइंट्स लिखते रहो, शॉर्ट में शॉर्ट टॉपिक लिखो एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। उसके बाद नीचे लिखो द बैंकर शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन when they are dealing with executors and administrator, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, ऑन द डेथ ऑफ अ कस्टमर, ऑन अ डेथ ऑफ अ कस्टमर, ठीक है। ऑन डेथ ऑफ अ कस्टमर, पहला कंडीशन, पहला प्रिकॉशन कैसे लेना है? अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है जिसके नाम पे बैंक अकाउंट था, ठीक है, और वो बैंक जो है ऑब्वियसली क्या करेगा? पेमेंट सारा कुछ स्टॉप कर देगा। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटर को परमिशन मिला है कि वो अकाउंट को हैंडल कर सकता है डिसीज्ड पर्सन का, डिसीज्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, डिसीज पर्सन का, तो वो पहले तो ऑब्टेन करेगा प्रोबेट कोर्ट से। मैंने बताया पहले कि नोटिस और जो मृत्यु होना चाहिए बेसिकली प्रोबेट होना चाहिए। और जो आपका कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वो डेथ जिस कस्टमर का उसके अकाउंट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट में लिखते चलो, इस तरीके से शॉर्टकट में लिखते चलो आप लोग, ठीक है। आगे बात समझ में? एक मिनट बेटा, पॉइंट इज क्लियर? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि जहां पर दोनों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंट को हैंडल करने से पहले। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में लिखिए टू और मोर पर्सन आर अपॉइंटेड। सेकंड कंडीशन में लिखिए टू और मोर
persons are appointed, 2 or more persons are appointed as executors or administrator, as executors or administrators. पहला कंडीशन, डेथ होगा कस्टमर को तो कैसे मिलेगा अकाउंट हैंडल करने का राइट। सेकंड कंडीशन, जब एक, दो या दो से ज्यादा लोगों को एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा, यानी कि एक लोगों की जगह कितने लोग हैं, एक से ज्यादा, यानी दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। In case 2 or more persons are appointed as executors or administrators. यहां तक पॉइंट समझ में आया। अब यहां क्या कंडीशन आएगा, जब दो या दो लोगों से ज्यादा लोग हैं तो ऐसे सिचुएशन में इस यहां पर जितनी भी प्रॉपर्टी हो गई डिसीज्ड पर्सन की, यानी डेथ वाले पर्सन का जितना भी बेसिकली प्रॉपर्टी है, कंपनी या कुछ भी है, इसमें सबका ज्वाइंटली इंटरेस्ट होगा। क्या इंटरेस्ट होगा, ज्वाइंटली होगा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा है। और जो इंटरेस्ट होगा मतलब दैट इज बेसिकली कि सबका राइट होगा। अगर चेक कोई विड्रॉ कर रहा है तो सब कोई का सिग्नेचर होना चाहिए और सब कोई इंडिविजुअली भी चेक जो है बेसिकली क्या कर सकता है, क्लियर करवा सकता है, चेक दे सकता है। आई बात समझ में, यानी जो ज्वाइंट अकाउंट वाला सिचुएशन है सेम सिचुएशन यहां भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर भी ड्रॉ कर सकते हैं चेक, ठीक है, और साथ साथ में दे हैव ऑथोरिटी टू साइन, मतलब सबके पास ऑथोरिटी रहेगा क्या करने का, साइन करने का। ठीक है, और यहां तक कि सबके पास ये भी ऑथोरिटी है कि अगर कोई चाहे तो दूसरे पर्सन का चेक को बेसिकली रिवोक कर सकता है, ये भी राइट है। ठीक है, मतलब दो एग्जीक्यूटर्स हैं और अगर एक का चेक तुम चाहो तो तुम दूसरा भी कैंसिल कर सकता है। आई बात समझ में, तो यहाँ सब कुछ इंटरेस्ट क्या चलेगा, ज्वाइंटली चलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब थर्ड में लिखिए, थर्ड में लिखिए द बैंकर शुड, थर्ड कंडीशन क्या होगा, द बैंकर शुड बी वेरी कॉशियस, द बैंकर शुड बी वेरी कॉशियस इन कंडक्टिंग द अकाउंट ऑफ, वेरी कॉशियस, कॉशन से बना कॉशियस, कॉशन सुना है ना, कॉशियस, कॉशियस in conducting the account of executors slash administrators. The banker should be very cautious in conducting the account of executors slash administrators. ठीक है, यानी कि जो बैंक है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो डिसीज्ड पर्सन का जो अकाउंट है, the banker should be very cautious in conducting the accounts of executors or administrators. पहला वाला जो पॉइंट था उसमें क्या था कि ज्वाइंट जब अकाउंट है, दो से या दो लोग से ज्यादा लोगों को एग्जीक्यूटर बना के चला गया विल में, या एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट हुआ है दो, एक या दो से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सबका राइट है डिसीज पर्सन के स्टेट प्रॉपर्टी को संभालने का। तो कोई भी चाहे तो अपना चेक ड्रॉ कर सकता है, दूसरा पर्सन चाहे तो उस चेक को बेसिकली रिजेक्ट कर सकता है। यानी कि एक पर्सन, मैंने मान लो चेक काट दिया, दूसरा जो मेरे साथ का एग्जीक्यूटर उसने बोला नहीं नहीं ये चेक कैंसिल कर दो, तो वो चाहे तो कैंसिल भी करवा सकता है, कर भी सकता है। ठीक है, मतलब एक काउंटरमेंट वर्ड यूज होता है। काउंटरमेंट का मतलब होता है सबके पास राइट है चेक को एक्सेप्ट करने का, रिवोक करने का, खत्म करने का, रिजेक्ट करने का। ठीक है, तो ये भी राइट सबके, सब एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगा। यहाँ थर्ड जो कंडीशन आया है जहां पर बैंकर को बोला गया है कि वो बहुत कॉशियस रहेगा अकाउंट को हैंडल करने में। किसके अकाउंट को, डिसीज अकाउंट को हैंडल करने में। कौन, जो बेसिकली एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा बेसिकली संभाला जा रहा है। यहां सिचुएशन क्या है, बैंकर कभी भी परमिशन नहीं देगा किसको, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर को, टू ट्रांसफर द फंड फ्रॉम द स्टेट अकाउंट टू द पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा इस पे। मान लो कि ये जो डिसीज पर्सन था उसके पास कोई कंपनी है एबीसी, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में इसका अपने कंपनी का भी अकाउंट होगा, है ना, और इसके पास हो सकता है इस डिसीज पर्सन का कोई बेसिकली बोल सकते हैं ना प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड अकाउंट हो या इसके वर्क या बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट हो। तो ऐसे अकाउंट से, मान लो इसमें 5 लाख रुपया पड़ा है, ऐसे अकाउंट से कभी भी आप राइट नहीं दीजिएगा किसको, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर को, कि वो अपने पर्सनल अकाउंट में उसको बेसिकली ट्रांसफर कर ले।
आई बात समझ में कि यानी पर्सनल यूज के लिए अगर आप चाहो भी, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर चाहे भी, तो बेसिकली स्टेट अकाउंट से, डिसीज्ड पर्सन की स्टेट अकाउंट से आप पैसे को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बैंक इस चीज का परमिशन कभी भी नहीं देगा। हाँ शिव में आया, ठीक है। और साथ साथ में कभी भी ये भी नहीं होगा कि डिसीज्ड पर्सन का अगर कोई सिक्योरिटी या फिर कोई उसका प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप लोन ले लोगे। मतलब मान लो कि अगर मैं एग्जीक्यूटर हूं तो मेरे पास राइट नहीं है कि डिसीज्ड पर्सन के प्रॉपर्टी को देखते हुए, प्रॉपर्टी को देते हुए एज अ बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, एज ए एविडेंस और जो सिक्योरिटी कोलेट्रल जो होता है, हम दे करके ले नहीं सकते पर्सनल लोन। पर्सनल लोन हम लोग नहीं ले सकते किसी भी हाल में स्टेट प्रॉपर्टी की बेसिस पर। आई बात समझ में? स्टेट प्रॉपर्टी यानी बिजनेस के बेसिस पर या जो भी इसके पास प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिसीज पर्सन के प्रॉपर्टी को दिखाते हुए हम कभी भी लोन नहीं ले सकते। लेकिन इसके ऊपर भी एक कंडीशन है जो आगे के कुछ पॉइंट्स में फिर समझाया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? थर्ड पॉइंट में अपने पर्सनल अकाउंट में अपने स्टेट अकाउंट से, डिसीज पर्सन के स्टेट अकाउंट से आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। और सेकेंड चीज कि आप लोन जो है वो उसके स्टेट, उसके प्रॉपर्टी को दिखाकर नहीं ले सकते कि भाई जमीन का कागज दे दिया उसी के प्रॉपर्टी का, नहीं पॉसिबल। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। पर्सन के बिजनेस के लिए अगर लोन चाहिए, उसके बिजनेस को अगर रन किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसके अकाउंट के पैसे को यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मुझे संभालने के लिए मिलेगा तो मैं किसी का पैसा कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी? पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करना मतलब अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए ट्रांसफर करना। जैसे मुझे कार खरीदना है तो मैं किसी डिसीज पर्सन के अकाउंट का पैसा थोड़ी यूज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। आई बात समझ में आता है? चलिए फोर्थ कंडीशन लिखिए। In death of one of the executor or administrator. In case of death of one of the executor or administrator. Executor or administrators. In case of death of one of the executor or administrators. चलिए, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये कंडीशन क्या है कि जो एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर को हायर किया उसी की डेथ हो जाए। हो सकता है कि दो एग्जीक्यूटर हो और उसमें से एक की डेथ हो जाए, या दो एडमिनिस्ट्रेटर हो उसमें से एक की डेथ हो जाए। याद रखिएगा, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर कभी इकट्ठे हायर नहीं किए जाएंगे। एग्जीक्यूटर होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? तो अब यहां सिचुएशन क्या है कि ऐसे केस में अ चेक इशूड ऑन सच अकाउंट शुड नॉट बी डिसऑनर्ड इफ as if he is one of the two or more joint signatories। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि दो अगर एग्जीक्यूटर था, एक की हो गई डेथ, तो ऐसे सिचुएशन में जो एक पर्सन बचा वो अगर चेक ड्रॉ करके दे रहा है तो उसको डिसऑनर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप एक तरीके से ज्वाइंटली अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पास भी फुल ऑथोरिटी है। अगर आप अकेले भी बचते हैं तो आपके पास भी फुल ऑथोरिटी है कि आप चेक को ड्रॉ कर सकते हैं। बैंक कभी भी आपके चेक को डिसऑनर नहीं करेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट ज्योति? देखो सिचुएशन, मान लो कि दो एग्जीक्यूटर है ए एंड बी, ठीक है, दो एग्जीक्यूटर ए एंड बी, ए की डेथ हो गई, कौन बचा? कौन बचा? ए की डेथ हो गई, कौन बचा? बी बचा। अब बी जो है उसमें क्या होगा सिचुएशन? ठीक है, अब कंडीशन यहाँ फोर्थ वाला कंडीशन समझ में आया कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जब ए और बी था, ए की डेथ हो गई, बी बचा। अब बी के पास भी फुल राइट है कि वो चाहे तो चेक को विड्रॉ करे, चेक कुछ भी करे, उसका बेसिकली चेक को डिसऑनर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों चला रहा था ना मिलकर के, दोनों चला रहा था मिलकर के अकाउंट। अब उसमें से एक की भी डेथ होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि एक की डेथ होने के बाद आप उसके चेक को रिवोक कर दोगे, डिसऑनर कर दोगे, नहीं। दूसरा पर्सन अगर ड्रॉ कर रहा है चेक तो वो आप ऑनर करोगे, यानी पेमेंट क्लियर करोगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन समझ में आया? ठीक है, एक और चीज, यहां पर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है उसके सिचुएशन में भी वही केस होगा कि अगर दो में से किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर की डेथ हो जाती है तो दूसरा जो एक एडमिनिस्ट्रेटर बचेगा, यानी जिसको कोर्ट से हायर किया गया है, वो बेसिकली आपके अकाउंट को हैंडल कर सकता है। आगे बात समझ में? यस आशुतोष? जैसे हैंडलिंग 2 or 3 person are handling one account, so in that situation either if they are taking loan,
पहली बात तो लोन मिलता नहीं है, डिसीज पर्सन जो होता है उसके स्टेट के बेसिस पे आपको लोन मिलेगा नहीं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है जो मैंने बताया कि लास्ट में वो है एक्सप्लेन। तो आप ज्वाइंटली ही ना उसको हैंडल कर रहे हो, तो लोन ले रहे हो तो ज्वाइंटली लाइबल हो जाओगे ना, तो बिना कंसेंट के कैसे लोन लोगे दो लोगों के? आई बात समझ में? तो अगर फर्स्ट पर्सन का डेथ हो जाता है तब तो फिर ले सकता है, इन दैट सिचुएशन दैट थिंग विल बी हैपन। लेकिन इफ द बोथ पर्संस आर सर्वाइव और उसमें से दोनों कोई को, अगर एक कोई को भी लोन लेना तो दोनों कोई का कंसेंट चाहिए होगा, अगर वो ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू ले रहा है, जो ज्वाइंटली चला रहा है उसके थ्रू ले रहा है। लेकिन एक्चुअल में पर्सनल अगर वो लोन ले रहा है तो अपना वो दूसरे अपना पर्सनल अकाउंट से भी ले सकता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि पर्सन अगर आप लोन ले रहे हो तो आप दोनों चुकाने के लिए भी बराबर लाइबल हो गए, है ना? फिफ्थ कंडीशन लिखिए, फिफ्थ यहां तक लिख लिया, फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन फोर्थ में है कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर में किसी एक की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, एक कोई की भी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में ए या बी में से तो जो बचा हुआ पर्सन है वो उसके पास फुल राइट है उस अकाउंट को हैंडल करने का। ऐसा नहीं कि वो पर्सन मर गया तो भाई उसके पास राइट सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास राइट है, दूसरे पर्सन के पास भी राइट उतना ही है जितना फर्स्ट पर्सन के पास था। फर्स्ट पर्सन की डेथ होने के बाद जो सेकंड पर्सन है वो अकाउंट को हैंडल भी करेगा और आपके चेक को ड्रॉ भी करेगा और बैंक उस चेक को रोकेगा भी नहीं, मतलब पेमेंट भी क्लियर होगा हर तरीके से। आएगा समझ में? चलिए फिफ्थ पॉइंट में लिखिए, द बैंकर कैन नॉट exercise his right of set off, right off है, उसके आगे है set और off, right of set off against the credit balance in the executor's personal account in respect of executor's personal account in respect of a debit balance in the account of the deceased, अच्छा, ऑफ द डिसीज। इसका मतलब समझ में आया कुछ? इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो एग्जीक्यूटर है, मान लो कि कोई है, मान लो उसका नाम हरि है, ठीक है, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल। हरि जो है वो किसी का एग्जीक्यूटर है, यानी कि वो किसी का बेसिकली विल को संभाल रहा है, उसके प्रॉपर्टी को, सब कुछ अकाउंट वगैरह को संभाल रहा है। लेकिन उसका अपना पर्सनल अकाउंट भी तो हो सकता है ना। मान लो उसका पर्सनल अकाउंट HDFC में है और एग्जीक्यूटर जो जिसकी डेथ हुई है, सॉरी डिसीज पर्सन जिसकी डेथ हुई है, उसका बेसिकली अकाउंट डेबिट में पड़ा हो, यानी हो सकता है कि उसका करंट अकाउंट हो, उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया हो, या फिर क्रेडिट बैलेंस का उसके पास डेबिट अमाउंट पड़ा हो, मतलब क्रेडिट कार्ड का डेबिट बैलेंस पड़ा हो। कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहां पर बेसिकली डिसीज पर्सन को पैसा बैंक को देना है, तो डेबिट बैलेंस हुआ, पैसा देना है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी एग्जीक्यूटर का पर्सनल अकाउंट में पड़े हुए पैसे को आप यूज डिसीज पर्सन के अमाउंट को सेट ऑफ करने के लिए नहीं करेंगे। जैसे जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन में बताया था मैंने कि कभी भी आप क्रेडिट बैलेंस जो आपके डिसीज पर्सन का है उसको अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जस्ट वाइस वर्सा सिचुएशन है कि जहां आपके अकाउंट में पड़ा हुआ जो आपके पर्सनल अकाउंट में पड़ा हुआ जो बैलेंस है उसको आप डिसीज्ड पर्सन के अकाउंट के डेबिट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज नहीं करेंगे। कंडीशन समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सिचुएशन। अच्छा, ये इसमें लिख लीजिए, आफ्टर द कोर्ट ग्रांट्स probate or LOA, after the court grants probate, 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 or issues a LOA का मतलब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लिख लिया। आफ्टर द कोर्ट ग्रांट्स प्रोबेट और इश्यूज अ लेटर ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, जो एग्जीक्यूटर है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो चाहे तो टेस्टेटर के प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता है। जो मैंने बताया कि लोन तो ले नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो एग्जीक्यूटर है उसके पास प्रोबेट या एलओए है तो वो ले सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता है, लेकिन वो कब ले सकता है? जब इस कंडीशन को स्पेसिफाई किया जाए कि भाई मेरे प्रॉपर्टी पर ये जो विल जिसको मैं दे रही हूँ एग्जीक्यूटर जो है वो मेरे बेसिस पर, मेरे प्रॉपर्टी के बेसिस पर लोन ले सकता है। तो दैट शुड बी मेंशन इन बेसिकली विल, और दैट इज बेसिकली क्लियरली मेंशन्ड बाय कोर्ट। तब ऐसे सिचुएशन में जब लीगल टर्म्स यूज किया जाएगा कि भाई आप लोन मेरे प्रॉपर्टी के बेसिस पर ले सकते हैं, ठीक है, मेरे प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकते हैं, यानी कि बैंक के पास छोड़ सकते हैं और उस बेसिस पे आप लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तब बैंक जो है वो आपको लोन दे सकता है। आई बात समझ में? ये मैंने बोला था ना कि ये वाला जो चीज है ऐसे तो आप ले नहीं सकते हो, लेकिन जब ये कंडीशन लगा दिया जाएगा तब आपको बेसिकली बैंक लोन देगा, ठीक है। लेकिन वो भी कब, ये बता दो, वो भी कब? जब बैंक आपके बोरोइंग कैपेसिटी को आपके पेमेंट कैपेसिटी को देख लेगा तब। मतलब ये कंडीशंस तो लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत ही गरीब हो, पुअर हो। मान लो जैसे एग्जांपल में जो एग्जीक्यूटर है वो बहुत ही पुअर है, तो वो बैंक को भी पता है कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू रिपे द अमाउंट। तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशन भी लिखा रहेगा तो भी बिकॉज ऑफ द क्रेडिट पॉइंट यू आर नॉट गोइंग टू गिव द लोन, दैट इज द टोटली ओके पॉइंट। बट अगर आप बिल्कुल सक्षम है, इफ यू आर कैपेबल टू रिपे द अमाउंट एंड इवन द कंडीशन इज ऑल्सो रिटन इन द विल और इन एलओए, तो इन दैट सिचुएशन द बैंक इज गोइंग टू गिव यू लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आई बस समझ में? क्लियर हो गई बात? ठीक है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट के, एग्जीक्यूटर का जो डॉक्यूमेंट है पूरा वेरीफाई किया जाएगा, उसका साइन लिया जाएगा, उसके कंडीशन को देखा जाएगा, इकोनॉमिकल कंडीशन को कि दैट पर्सन इज एबल टू पे और नॉट। देन आफ्टर दैट लोन की जो फैसिलिटी है वो बेसिकली मिल सकती है, ठीक है। और यहां पर एक और चीज है कि क्यों मिलेगा, लेकिन वो कभी भी याद रखना कि डिसीज पर्सन के बेसिस पे, अकाउंट के बेसिस पे लोन तो दे देगा, आपके प्रॉपर्टी के बेसिस लोन तो दे देगा, लेकिन कभी भी याद रखेगा कि लाइबल आप खुद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिसीज पर्सन के बेसिस पे लोन तो ले लिया, अब आप कह रहे हो तो पर्सन की डेथ हो गई तो डिसीज पर्सन था वो, तो ये आप नहीं कह सकते, आप खुद चुकाइएगा फिर उस लोन को, देन यू आर ओनली लाइबल फॉर पेइंग दैट लोन एज वेल। आगे बात समझ में? आशुतोष क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? जैसे कि मैम बोले कि उसके पर्सन राइट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक बाय प्लेजिंग माय प्रॉपर्टी, तो ये कंडीशन दैट ऑलवेज मेंशन इन दैट। आई बात समझ में? तो ये सारा कंडीशन एडमिनिस्ट्रेटर्स और एग्जीक्यूटर का क्लियर हो गया, ठीक है। Ma'am, your mic is mute. जब मतलब एक से ज्यादा जब लोग मिलकर के अकाउंट को बेसिकली ओपन कराते हैं, दो या दो से ज्यादा, ये मान लो एक से ज्यादा, ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा, ज्यादातर आप लोग देखते होंगे फैमिली मेंबर्स में, या आपके मदर फादर कई बार ये अकाउंट ओपन कराते हैं, और कई बार माइनर के साथ फादर या मदर का अकाउंट ज्वाइंटली करके ओपन होता है, देखा है। तो इसको तो हम कहते हैं ज्वाइंट अकाउंट, जब आपने अकाउंट ज्वाइंटली ओपन करवाया हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर किसी भी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, दो में से किसी भी एक पर्सन की अगर डेथ हो जाएगी, तो जो एग्जिस्टिंग पर्सन है दैट पर्सन इज टोटली लाइबल एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर हैंडलिंग दैट अकाउंट। यानी दो लोग में से अगर किसी एक की भी डेथ हो जाती है, मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ है, अगर किसी वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड भी सोलली उसको हैंडल कर सकता है। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ हस्बैंड, द लेडी, दैट वुमेन, दैट शी इज आल्सो एबल टू हैंडल द अकाउंट। आई बात समझ में यहां तक? चलिए नेक्स्ट, जो बैंकर है उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इफ दे वांट टू स्टार्ट द बेसिकली ओपन, या फिर जो अकाउंट है उसको देखने में या फिर लोन देने में क्या क्या चीजों को देखना चाहिए बैंक को, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए इफ
अगर वो ज्वाइंट अकाउंट वाले पर्सन के को हैंडल कर रहे हैं तो उसमें भी कंडीशन है बहुत सारे। पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट लिखिए कंडीशन, एप्लीकेशन ज्वाइंट अकाउंट में लिखिए फर्स्ट कंडीशन। ज्वाइंट अकाउंट है, क्या होता है ज्वाइंट अकाउंट, समझ में आया? टू और मोर देन दैट, टू और मोर पर्सन, ठीक है, टू और मोर पर्सन बेसिकली ओपनिंग द अकाउंट ज्वाइंटली। हाँ, अगर माइनर के साथ जो किसी का जॉइंट अकाउंट है तो उसमें अगर माइनर के सिचुएशन में ये कंडीशन होता है कि 18 प्लस तक तो आप ही हैंडल करिएगा लोन, मतलब अकाउंट को, मतलब जो फादर है मान लीजिए उसने अपने बच्चे के साथ अकाउंट है तो फादर ही जो है वही हैंडल करेंगे उसके अकाउंट को, ठीक है। जब एक बार वो 18 प्लस हो जाता है तो यहाँ कंडीशंस लग जाता है, कई बार 18 प्लस होने के बाद आपके फादर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं और सिर्फ वो पर्सन जो यानी माइनर जो बच्चा 18 प्लस अब मेजर हो गया वो हैंडल करेगा। सो वो बेसिकली ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता है, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। हाँ क्या? हाँ, हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं तब तो दोनों मेजर होंगे। हाँ तो हुआ ना, मैं बताया। हाँ तो माइनर वाले सिचुएशन में सेम वही चीज कंडीशन आ जाएगा। अगर मान लो माइनर है, कोई कोर्ट वाला प्रॉब्लम नहीं है, माइनर है, अगर मान लो कि हस्बैंड है और वाइफ है, वाइफ माइनर है इसका मतलब 18 से कम है तो पहली बात वो इलीगल है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, पहली बात तो दैट इज इलीगल। ऐसे सिचुएशन में अकाउंट ओपन करना भी इलीगल हो सकता है आपके साथ, ठीक है, बिकॉज आपके ऊपर केस बन सकता है बिकॉज दैट योर वाइफ इज लेस देन 18, ठीक है। बट इफ योर डॉटर इज देयर, मतलब फादर है एंड फिर अगर डॉटर है तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में फादर जो है वही बेसिकली इस अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, डॉटर तो सिर्फ साथ में है। लेकिन जैसे ही वो 18 क्रॉस करती है वो फिर अकाउंट का राइट जो है कई बार ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इसको इतना डीपली और इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिर्फ ये समझो ये दो या दो लोग से ज्यादा का जब अकाउंट होता है तो ऐसे को हम कहते हैं बेसिकली ज्वाइंट अकाउंट। आ गई बात समझ में? अब सेकेंड चीज क्या है कि कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है कि कभी भी अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसके एप्लीकेशन में जितने लोगों का वो अकाउंट है, मान लो 3 लोग हैं ए बी एंड सी, तो तीनों के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए। आई बात समझ में आता? सो द एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ज्वाइंट अकाउंट must be signed by all the person intending to open a joint account, यानी जिसने सब मिल करके सोचा इंटेंशनली कि हमें एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराना है, उन सब का क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए एप्लीकेशन पर। क्लियर हो गई बात यहां तक? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट है कि जो ज्वाइंट अकाउंट होगा, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में लिखिए कि द बैंकर शुड ऑब्टेन, सेकेंड कंडीशन में लिखिए द बैंकर शुड ऑब्टेन यानी उनको मिलना चाहिए, द बैंकर शुड ऑब्टेन क्लियर इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग, ऑब्टेन क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग signed by all joint account holder. The banker should obtain clear instruction in writing signed by all the joint account holders regarding the operation of the account. The banker should obtain clear instruction in writing signed by all the joint account holders regarding the operation of the account. अब यहाँ कंडीशन क्या है कि बैंक जो है वो अकाउंट तो खोल देगा, ओपन कर देगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई जो मेरे साथ का जो है, जो मैंने बताया अभी माइनर वाला सिचुएशन, यहाँ पर आप लिख सकते हो, वो आप रिटन फॉर्म में लिखकर दे सकते हो कि मेरे साथ मेरी बेटी या मेरा बेटा जो माइनर है 18 प्लस के बाद, मतलब once he or she will attain the age of 18, then after that I am not liable for managing this account. अगर ऐसा भी आप लिख सकते हो, नहीं तो सारे लोग मिलकर के अकाउंट को हैंडल करेंगे, ये भी आप लिख सकते हो। कुछ लोगों के अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसे भी चीजें जैसे लोन का राइट ना दो, तो ऐसे सिचुएशन में भी, मतलब कुछ भी कंडीशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ज्वाइंट अकाउंट में, तो उसको बैंक को क्लियरली लिख कर दीजिए और उस लिखने में दोनों का साइन होना चाहिए। यानी मान लो कि ए और बी का अकाउंट है, तो ए और बी अगर कुछ भी रिटर्न में दे रहा है बैंक को, तो इसमें दोनों का क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ऑल कंडीशंस जो भी है, कंडीशंस बैंकर को लेना पड़ेगा किससे? बेसिकली ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स जिनके भी नाम पर है उनसे। अगर वो कोई भी
कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो। क्लियर हो गई बात यहां तक? सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड कंडीशन, वो ऐसा सिचुएशन अगर कुछ भी है सिचुएशन कंडीशन तो वो रिटन फॉर्म में, हाँ आगे चल के किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब डेथ होने के बाद उसमें अगर है ऑब्वियसली वो बैंक ऑटोमेटिकली वो आपको ही दे देगा राइट, लेकिन अगर आपने कुछ कंडीशंस अप्लाई किया हुआ है तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कुछ भी अगर आप कंडीशन लगाते हो, ठीक है, जो चीज अनसर्टेन है तो वैसा होगा तभी तो वो चीज अप्लाई होगा ना। हाँ तो उसके उसका भी आप अकाउंट ज्वाइंटली खोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब कंडीशन मतलब आपको एक रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन देना पड़ेगा एक तरीके से लिख करके, और आपने उसमें साइन कर दिया सबने मिल करके। अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट या कंडीशन लगा रहे हो तो लिख करके साइन करके दे दो। और कई बार कुछ कॉलम्स भी बने होते हैं, देखो ज्वाइंट अकाउंट का जो आपका फॉर्म होता है सिचुएशन इफ द हस्बैंड वाइफ है और उनका आगे चल के डाइवोर्स हो जाता है यानी या वो सेपरेट हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन क्लोज दैट ज्वाइंट अकाउंट एज वेल। मैम उसने पहले से यदि लोन लिया हुआ है तो अगर लोन लिया हुआ है तो दोनों लाइबल है, दोनों पेमेंट करेंगे चाहे वो जैसे भी करे। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ बैंक। इफ यू गिव सम प्लेज, इफ यू गिव सम कोलेटरल अर्लियर तो आइदर दे कैन यूज दैट अमाउंट इफ यू आर नॉट पेइंग। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ बैंक इफ देयर इज एनी पर्सनल सर्कमस्टांस हैपन विद in that situation. But if you took the loan jointly then you both are liable to pay the amount. ठीक है, अगर ये कंडीशन अलग है कि अगर उन दोनों में से एक की डेथ हो जाती है तब जो बचा हुआ पर्सन है वो लाइबल होगा उस लोन को चुकाने के लिए। आई बात समझ में? मतलब हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन, वो फिर भी लोन उनको देना है, चाहे वो दोनों मिलकर दे चाहे कोई अकेले दे, वो बैंक का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तब आपका जो अकेला एक पर्सन है वही लोन का पैसा चुकाएगा। क्लियर हो गया बात? चलो नेक्स्ट, अब यहां पर थर्ड कंडीशन लिखी है, द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हु इज ऑथराइज्ड टू ऑपरेट, द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हु इज ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द ज्वाइंट अकाउंट himself to operate the joint account himself alone। बेटा तुम लोग को लास्ट पेन सुनाई दे रहा है ना? himself alone cannot appoint an agent or alone cannot appoint an agent or attorney ATTORNEY, attorney to operate the account on his behalf. The joint account holder who is authorized to operate the joint account himself alone cannot appoint an agent or attorney to operate the account on his behalf। इसका मतलब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिर भी समझा देती हूँ। मान लो ए और बी दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है। ए जो है वो बहुत बिजी पर्सन है, ए के पास टाइम नहीं अपने अकाउंट को देखने का, संभालने का, तो उसने क्या किया, अपने अटर्नी किसी एजेंट को हायर कर लिया कि वो उसके बिहाफ में उसके अकाउंट को संभाले। लेकिन जब आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो ऐसे सिचुएशन में बिना बी के कंसेंट के आप किसी एजेंट और अटॉर्नी को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, नाम दोनों का है, ऑथराइज दोनों है। तो ऐसे सिचुएशन में ए या बी दोनों में से कोई भी बाहर से किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर रहा है कि उसके अकाउंट को संभाले, तो वो जब तक एग्जिस्टिंग जो सेकंड पर्सन है यानी ए बी में से कोई मान लो बी है, जब तक उसका कंसेंट नहीं होगा यानी रजामंदी नहीं होगी, तब तक वो पर्सन जो है वो किसी एजेंट को हायर नहीं कर सकता। आई बात समझ में आता? कंडीशन क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट कंडीशन, ऑनलाइन क्लास बेटा सबको क्लियर है जो भी पॉइंट्स बता रही हूं? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट कंडीशन, आगे फोर्थ कंडीशन लिखिए, एनी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, ठीक है,
can stop payment of check issued on a joint account. Any joint account holder can stop, और इसमें वो सारे कंडीशंस वाले लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब जिन पे भी कंडीशन लगा हुआ है कि वो कुछ ही काम कर सकते हैं वो भी लोग इंक्लूड हो जाएंगे, सारे लोग, मतलब जो जितने लोगों के नाम पे जॉइंट अकाउंट है, ठीक है। एनी जॉइंट अकाउंट होल्डर कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक, अच्छा, एनी जॉइंट अकाउंट होल्डर कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक इशूड ऑन अ जॉइंट अकाउंट। मान लो कि ए और बी पर्सन था जो चला आ रहा था, जॉइंट अकाउंट के साथ था, ठीक है। अब ए एंड बी जो दोनों है, दोनों ऑथराइज्ड है। मान लो बी के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा हुआ है कि बी जो है वो लोन नहीं ले सकता, बी जो है उसको एक दो काम से मतलब हटा दिया गया और वो कंसेंट भी दे दिया कि हाँ मैं लोन नहीं लूंगा इस अकाउंट के बेसिस पे, ठीक है। तो कंडीशंस अप्लाइड है। तो ऐसे कंडीशन अप्लाइड वाले जो लोग होंगे जिसको कुछ चीजों में ऑथोरिटी नहीं मिली होगी, वो भी इसमें इस कंडीशन में अप्लाइड है कि अगर वो चाहे तो चेक को बेसिकली पेमेंट जो चेक का है वो रोक सकते हैं। मान लो ए एंड बी है, ए ने एक चेक बनाया और किसी सी को दे दिया, ठीक है, उसने कुछ सामान लिया सी को दे दिया। तो ए जो है चेक ड्रॉ किसने किया, ए ने, किसके थ्रू किया, जॉइंट अकाउंट के थ्रू किया, साथ में कौन पर्सन है, बी। तो बी चाहे तो इसका पेमेंट की क्लियरेंस को भी रोक वो सकता है। आई बात समझ में? मतलब डिसऑनर करवा सकता है चाहे तो, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन सुनिए बहुत ध्यान से, ये थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए बस थोड़ा सा। द बैंकर शुड ऑल्सो टेक, ये कंडीशन लिख लीजिए, द बैंकर शुड ऑल्सो टेक अ मैंडेट MANDAT, मैंडेट यानी जरूरी, मैंडेटरी होता है ना, मैंडेट उसी से बना, मैंडेट to ascertain whether the persons operating the joint account are also authorized to overdraw the account. Overdraw the account समझते हो, overdraft facility कहते हैं, overdraw the account, ठीक है, overdraw the account are also authorized to overdraw the account, ठीक है, overdraw the account। अब यहां पर देखो सिचुएशन क्या है, यहां सिचुएशन क्या है, मान लो यहां कंडीशन है बहुत सारे, ध्यान से सुनिए। दो पर्सन था ए एंड बी, वही जो था हमारा। अब ए और बी में से ए को लोन की जरूरत है, बी को जरूरत नहीं है लेकिन ए को जरूरत है। तो यहां सिचुएशन मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंट जॉइंट अकाउंट है और लेना सिर्फ लोन ए को है। जब लोन सिर्फ ए को लेना है तो बी को तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब ए को जरूरत है लोन का तो बी को जरूरत नहीं है। तो यहां सिचुएशन में कंसेंट आ जाएगा कि बी बोलेगा ठीक है तुम लोन ले लो, तो मतलब वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर देगा, लोन लेने के लिए अलाउ कर देगा। लेकिन यहां पर वो अप्लाई ये भी बैंक को बता देगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कंसेंट है कि जॉइंट अकाउंट के थ्रू ये पर्सनल लोन सिर्फ अकेले के लिए ले रहा है, यानी सिर्फ ए के लिए ले रहा है। आई बात समझ में? तो यहां लाइबिलिटी पूरा घुमा करके किसको दे दिया जाएगा, ए को दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कोई कंडीशंस बिना अप्लाई किए अगर कोई जॉइंट अकाउंट से ले लेगा लोन तो दोनों लाइबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कंडीशंस लगा दोगे और बैंक को इंफॉर्मेशन दे दोगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो जॉइंट अकाउंट के थ्रू क्या बेसिकली लोन ले रहा है, ठीक है। तो यहां सिचुएशन ऐसे, देखो मैं ये भी बता दूं, देखो इसको ऐसे मत समझो, इसको समझो कि जॉइंट अकाउंट जो है उसमें से सिर्फ लाइबिलिटी जब भी आएगी दोनों पर आएगी, ठीक है। यहां मैंने थोड़ा सा तुम लोग को थोड़ा सा पॉइंट ये होगा कि लाइबिलिटी दोनों की है, मतलब दोनों लोन ले रहे हो, दोनों की लाइबिलिटी जॉइंट अकाउंट से, तो इसमें कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं होगा। सॉरी, कंडीशन क्या अप्लाई होगा कि जॉइंट अकाउंट होल्डर पर्सनल लोन ले सकता है, पर्सनल लोन ले सकता है लेकिन अपने पर्सनल अकाउंट के थ्रू, जो मैं पहले बता रही थी। बीच में मैंने तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना,
पर्सनल अकाउंट ले सकता है, ऐसा नहीं कि ए और बी का ज्वाइंट अकाउंट है और ए का अपना पर्सनल अकाउंट है तो वो लोन नहीं ले सकता, और उस पर्सनल अकाउंट के लिए बी लाइबल नहीं होगा। अगर इसने लोन पर्सनल अकाउंट से लिया तो बी लाइबल नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर ए ने लोन उठाया, ठीक है, सॉरी मैं मुझे मतलब, तो यहाँ पर ए और बी है, मान लो विजिबल है तुम लोगों को, एक्चुअली चल नहीं रहा है, ठीक है, तो ए जो है, ए ने लोन ले लिया अपना, कोई इसका अकाउंट था एचडीएफसी में और इसका ज्वाइंट अकाउंट है आईसीआईसीआई में, ठीक है। अब यहाँ पर इसने इसके थ्रू क्या किया, लोन ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया मान लो, तो एचडीएफसी तो चूंकि बैंक ही अलग है, पहली बात इसने लोन लिया, किसने, ए ने। अब ए जो है इस पर्सनल लोन के लिए अकेले लाइबल है, यानी सिंगल ये लाइबल है, बी लाइबल नहीं है। अब आई बात समझ में, बी लाइबल नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू लोन लिया तो ये दोनों लाइबल होंगे और बैंक इन पे दोनों पे केस करेगा अगर इसने पैसे चुकाए नहीं तो। लेकिन पर्सनल सिंगल अगर इसने लोन लिया एचडीएफसी या किसी से भी, तो इसके जॉइंट अकाउंट का इससे कोई लिंक नहीं होगा। अगर सेम अकाउंट, सेम बैंक में भी आपका दो अकाउंट ओपन है, सेम अकाउंट सेम बैंक में भी दो अकाउंट है, एक पर्सनल है और एक ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट का आपके पर्सनल अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। अब आई बात समझ में, ठीक है। और अगर बी ने लोन ले लिया तो ए लाइबल नहीं होगा अगर उसने अपने पर्सनल अकाउंट के थ्रू लोन लिया, लेकिन और केस भी होगा तो सिर्फ ए पर होगा। अगर पर्सनल अकाउंट पे लोन लिया नहीं चुका है तो बी पे कोई केस नहीं बनेगा। बी ने लोन लिया और ए के ऊपर केस नहीं बनेगा अगर उसने पर्सनल अकाउंट से लिया, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट से अगर ले लिया लोन तो दोनों लाइबल हो जाएंगे। अब आगे बात समझ में, मान लीजिए यू आर ऑल्सो वर्किंग विद सिक्योरिटीज, बहुत लोग का डीमैट अकाउंट होता है और ज्वाइंट अकाउंट में भी आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया। अब ऐसे सिचुएशन में यू आर बेसिकली परचेजिंग एंड सेलिंग द शेयर्स, ट्रू। सो यहां पर भी आपको दोनों की सहमति बहुत जरूरी है इफ यू आर सेलिंग और परचेजिंग द शेयर्स। आई बात समझ में, कंडीशन क्लियर हो गया कि बैंक ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है ऑन द विड्रॉल ऑफ द सिक्योरिटीज इन द ज्वाइंट अकाउंट। ऐसे सिचुएशन में जो पावर है अकाउंट को ऑपरेट करने का वो दोनों के पास है, और ज्वाइंट नेम के साथ ही दोनों का साइन होगा अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं सिक्योरिटी एक जगह से, यानी सेल कर रहे हैं एक दूसरे पर्सन को। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सिक्योरिटी के सिचुएशन में भी दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी अप्लाई। नेक्स्ट है कि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होल्ड जो है, अगर एक कोई को कम मिले हुए अथॉरिटी या एक पर्सन इतना इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा पर्सन मान लो एक्टिव है, फिर भी ज्वाइंट अकाउंट में नाम तो दोनों का होगा, ठीक है। अगर चेक जो है किसी एक पर्सन के द्वारा भी ड्रॉ किया जाए, जिस पर्सन के द्वारा ड्रॉ किया जाए, मान लो कि एक पर्सन है, ए के द्वारा चेक को ड्रॉ किया गया है, मतलब ड्रॉ किया है मतलब काटा गया चेक को जो हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो कंसेंट तो खैर दोनों का होगा, लेकिन अगर मान लो कि कंडीशन अप्लाइड है कि एक पर्सन को अथॉरिटी नहीं है चेक काटने का, चेक के साथ छेड़छाड़ का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, कंडीशन है, तो एक ही पर्सन ने चेक ड्रॉ किया, मान लो ए ने, तो वही ए ही जो होगा उस चेक को अल्टर भी करेगा, यानी चेंजेस जो भी करेगा वो खुद ए करेगा, ना कि बी करने लगेगा कि ए ने चेक ड्रॉ कर दिया बी ने अल्टर कर दिया। नो, अल्टरेशन मतलब चेंजेस, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, ठीक है, आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। यस मैम। सबको क्लियर है? अर्पित, उत्सव, यस मैम। आकाश, अभिषेक, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा।